ठीक है। सो इज मैटर अराउंड अस प्योर? इसका मतलब क्या है भाई कि जो भी मैटर हमारे आसपास है। अब मैटर क्या होता है? मैटर के बारे में हम पहले से जानते हैं कि जिसके पास भी मास हो और कुछ जगह घेरे, वो जगह को लेके बैठे, उसको मैटर कहते हैं। जैसे पेन, ये पेन के पास है मास और इसके पास कुछ जगह भी है। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये हम पहले से जानते हैं कि भाई मैटर क्या होता है, जिसके पास मास हो और जिसके कोई जगह घेरे, तो उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे मैं एक मैटर हूं, ये घड़ी एक मैटर है, ये पेन एक मैटर है क्योंकि इसके पास मास है। तो लिखा है कि भैया जो भी मैटर हमारे आसपास है, क्या वो प्योर है? तो इस चैप्टर में हमें ऐसे ही पढ़ना है, इस चैप्टर में ऐसी पढ़ाई करनी है हमें कि इज मैटर अराउंड अस इज प्योर और नॉट। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मेरे प्यारे बच्चों। तो इंट्रोडक्शन में क्या ध्यान देंगे, बिल्कुल बिल्कुल टाइम पास नहीं, सीधे काम की बात करेंगे। तो लिखा हुआ है देखिए, वी नो एनीथिंग दैट हैड मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। उसको हम मैटर कहते हैं। हमें क्या करना है? सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी, हम पढ़ेंगे दैट मैटर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग इज प्योर और नॉट। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि भैया मैटर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इसे आप नोट कर लो, फिर हम प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर में ना कुछ बातों को समझना पड़ेगा। ये बात तो हमें करना ही है कि जो मैटर है कि प्योर है कि नहीं है, वो बात तो हम बाद में करेंगे। पहले हम इस चैप्टर में कुछ नाम सीखने पड़ेंगे। हम कुछ नाम को सीखेंगे पहले। तो पहला नाम हमें क्या सीखना है? पहला नाम इस चैप्टर में सीखना, हमें पहला टॉपिक मान लो कि भाई सब्सटेंस किसे कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल बाय द मेथड ऑफ फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड सब्सटेंस। भाई सब्सटेंस क्या होता है? मान लो कोई भी चीज हो, हमने कहा भैया एक चीज है, ये कोई चीज है। अब इसको क्या कर सकते हैं? इसको अगर हम पार्टिकल में ब्रेक ना कर पाए, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हम ना बना पाए, है ना, तो लिखा है एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स, वो दोबारा पार्टिकल ना बन पाए बाय द मेथड ऑफ फिजिकल प्रोसेस। हम कोई इसके ऊपर फिजिकल प्रोसेस करें। फिजिकल प्रोसेस से क्या मतलब है? हमने हथौड़ा मार दिया, तो भैया हथौड़ा मारने से आपको थोड़ी ना पार्टिकल्स दिखाई देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आप उसके टुकड़े कर दोगे, वो टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन उसका पार्टिकल दिखाई नहीं देगा आपको। पार्टिकल तो बहुत ही, मतलब पार्टिकल तो अलग ही चीज हो गई, ठीक है ना। तो भैया अगर कोई सब्सटेंस है जिसको आप कोई फिजिकल प्रोसेस करो और फिजिकल प्रोसेस करने से आप उसके पार्टिकल्स में ब्रेक ना कर पाओ, तो उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। जैसे ये पेन है, अब मैं सोचूं कि इस पेन को मैं हथौड़े से मार दूं या तोड़ दूं, मरोड़ दूं और मैं पार्टिकल्स तक पहुंच जाऊंगा, इम्पॉसिबल। आप पार्टिकल्स तक नहीं पहुंच सकते, आप पार्टिकल्स तक जा ही नहीं पाओगे। पार्टिकल्स तो बहुत ही छोटा होता है, मतलब वो पार्टिकल्स की बात कर रहा है, एटम्स की बात कर रहा है। सोचो अगर मैं इसको, कोई मान लो ये मेरे पास एक किताब है या एक कॉपी है या कुछ भी है, मान लो ये पेन है, इस पेन को मैं हथौड़े से मार के उसका एटम अलग कर दूंगा क्या? एटम तक तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा मैं, एटम तो बहुत छोटा होता है। तो आप सिंपल भाषा में बताऊं, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल, उनको हम दोबारा पार्टिकल में ना ला पाए बाय मेथड ऑफ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस मतलब जैसे उस पर अत्याचार करके, हथौड़ा से मार के, तो हम उसको सब्सटेंस कहते हैं। यानी ये पेन एक सब्सटेंस है, ये मेरा जो मुंडी है मुंडी, मेरा जो सर है सर, वो भी सब्सटेंस है, मेरी घड़ी सब्सटेंस है, मेरा दिल भी सब्सटेंस है। तो सब कुछ सब्सटेंस है, क्योंकि उसको हम सिंपल फिजिकल प्रोसेस से, उसको फिजिकल प्रोसेस से हम दोबारा पार्टिकल्स में नहीं ला सकते। आप मान लो इसको तोड़ दोगे तो छोटा छोटा हो जाएगा। छोटा होने का मतलब थोड़ी कि हम पार्टिकल तक पहुंच गए, एटम तक पहुंच गए। एटम तक कैसे पहुंच जाओगे भाई? बहुत सिंपल सी बात है। तो सब्सटेंस क्या कहते हैं आप समझ गए होंगे, इसे नोट कर लो। ओके, सो प्यारे बच्चों, सब्सटेंस को हम समझ गए। भैया सब्सटेंस वो चीज है जिसको आप सिंपल मेथड से, सिंपल फिजिकल प्रोसेस से उसके पार्टिकल्स तक नहीं जा सकते। आपने सोचा कि मैं उस पर फिजिकल प्रोसेस करूंगा और मुझे एटम्स मिल जाएंगे, भैया नहीं होने वाला। हाँ, वो छोटा हो जाएगा, वो टूट जाएगा, पर एटम्स नहीं मिलने वाले आपको।
तो उसको हम कहते हैं सब्सटेंस। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें तो जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस दो तरह के होते हैं। अब तुम बोलोगे दो तरह के होते हैं सब्सटेंस? हाँ जी, दो तरह के होते हैं। एक ऐसा जो बिल्कुल प्योर सब्सटेंस हो। प्योर मतलब मान लो कि हमें सोना, भाई गोल्ड की बात करते हैं, तो अगर गोल्ड होगा, गोल्ड, प्योर गोल्ड में क्या होता है, अगर हम प्योर गोल्ड में बात करें तो सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल होंगे, सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल। इसमें गोल्ड के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ये करोड़ों पार्टिकल्स होंगे गोल्ड के, ये गोल्ड के करोड़ों पार्टिकल्स है, करोड़ों लाखों अरबों खरबों पार्टिकल्स है गोल्ड के। तो हम बोलेंगे भैया ये प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ गोल्ड है, सिर्फ गोल्ड है, तो ये प्योर सब्सटेंस हो गया। लेकिन मिक्सचर का क्या मतलब है? जैसे मान लो हमने आयरन लिया, हमने कॉपर लिया, कॉपर में हमने मान लो गोल्ड मिला दिया, कॉपर में हमने गोल्ड मिला दिया भैया। कॉपर, कॉपर जानते हो ना क्या होता है, तांबा, तांबे में सोना मिला दिया हमने, तो भैया ये तो मिक्सचर हो गया यार। तो सब्सटेंस दो प्रकार के संभव है, एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। बात समझे? तो मिक्सचर भी अब आगे हम, ये आप नोट कर लो, फिर हम आगे फटाफट बढ़ते हैं, ऐसे धीरे धीरे हम चैप्टर को आगे बढ़ाते रहेंगे। सो अब प्यारे बच्चों हमने जाना कि भैया सब्सटेंस दो तरह के होते हैं। ठीक है सर, आपने बता दिया, आपने बता दिया, आपने बोला एक होता है प्योर और एक होता है क्या, मिक्सचर। अब प्योर की हम डेफिनेशन लिखेंगे कि भाई साहब हम प्योर किसे कहेंगे, तो अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसके अंदर एक तरह के पार्टिकल हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लो हमारे पास है गोल्ड, अगर गोल्ड है, इसके अंदर सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, ये गोल्ड के पार्टिकल से बना होगा, तो भैया हम इसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। मान लो कोई कॉपर है, कॉपर, तो इसके अंदर सिर्फ कॉपर होंगे, कॉपर 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 कॉपर। यानी अगर कोई चीज एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बने तो उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। और सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अब एग्जांपल देखिए, जैसे कॉपर है, तो भैया कॉपर में सिर्फ कॉपर ही तो होगा। हमने कहा डायमंड है, तो यार डायमंड में तो सिर्फ डायमंड ही होगा। सॉल्ट, सॉल्ट में क्या होता है, NaCl, सिर्फ NaCl होता है, ठीक है ना। सल्फर, टीन, ऐसे लाखों एग्जांपल हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ एक तरह के पार्टिकल हो, जिसके अंदर सिर्फ एक तरह के पार्टिकल हो, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे। देखिए हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, तो एक था प्योर और एक था मिक्सचर। तो हमने प्योर के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस में पहले क्या आया, प्योर, फिर आया मिक्सचर, हमने प्योर की डेफिनेशन देखी। अब हम देख रहे हैं कि भैया प्योर सब्सटेंस के भी टाइप्स होते हैं। क्या बात है सर, तो प्योर सब्सटेंस के भी टाइप होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में एक होता है आपका एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। अच्छा, तो प्योर सब्सटेंस में जैसे हमने कहा भैया हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है, तो उसमें एलिमेंट होगा और कंपाउंड होगा। एलिमेंट से मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, आइडिया, जैसे मैंने आइडिया दिया, मैंने कहा यार मेरे पास ना, समझना मेरी बात को, मेरे पास एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस से क्या मतलब है आपका? अच्छा मुझे बताओ, प्योर सब्सटेंस से क्या मतलब है आपका? जिसके अंदर एक तरह के ही पार्टिकल्स हो, जिसके अंदर एक तरह के पार्टिकल हो। प्योर का मतलब है एक तरह के पार्टिकल, एक तरह के पार्टिकल्स। ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जैसे हमने कहा भैया देखो, अब एलिमेंट की बात करते हैं, कंपाउंड की बात करते हैं। तो एलिमेंट की डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाता हूं पहले, फिर आपको आइडिया लगेगा। लिखा है एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट जो होता है ना, वो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है, और एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें इसकी, अभी थोड़ा एक सेकंड लगेगा समझाने में, आपको थोड़ा वेट करना, कि अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, तो प्योर सब्सटेंस में एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। अब एलिमेंट की क्या खास बात है, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एक मैटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार एक मैटर है,
ये मैटर ना गोल्ड का है, ये गोल्ड का एक मटेरियल है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पता क्या होता है? आयरन, Fe। सॉरी, माय मिस्टेक। जैसे मैंने कहा ये गोल्ड का एक मटेरियल है, मैटर, गोल्ड का मैटर है ये। सुनते रहना, टफ है पर समझ में आ जाएगा। तो हमने कहा भैया ये गोल्ड का मैटर है, गोल्ड का टुकड़ा है ये। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ये किससे बना होगा? तो हम कहेंगे भैया ये गोल्ड से बना हुआ है। गोल्ड मतलब Au। जैसे होता है ना भाई, आपने सुना होगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वैसे गोल्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं Au। तो जो Au है इसको हम एलिमेंट कह रहे हैं कि भैया एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, कि मैटर का जो सबसे सिंपल फॉर्म है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। और क्या खास बात है? एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शंस। इसका क्या मतलब है कि एलिमेंट को आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो सबसे छोटा फॉर्म है। एलिमेंट जो है वो सबसे छोटा फॉर्म है, वो सबसे सिंपल फॉर्म है, उसको आप और ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे। ऐसा मान लो कि अगर कोई मटेरियल है, जैसे मैंने कहा भैया ये पूरा मटेरियल है गोल्ड का मटेरियल, तो इसका सबसे छोटी इकाई जो होगी ये वाली, जो सबसे छोटी इकाई है, इसी से बार बार, इसी को अगर बार बार हम रिपीट करेंगे तो पूरा बन जाएगा। तो ये जो सबसे छोटी इकाई है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। और ये जब से छोटा है, सबसे सिंपल है, तो एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर, उसको आप दोबारा तोड़ ही नहीं पाओगे। क्या बात समझ में आई? तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कि प्योर सब्सटेंस आर टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। फिर हम किसके बारे में पढ़ रहे? बेटा हम एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे। तो फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एलिमेंट की यहां पे थोड़ी डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग, और डेफिनेशन लिखने के बाद थोड़ा मैं आपको समझाऊं और अच्छे से। जैसे हमने कहा यार कि हमारे पास, ध्यान देना, हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड, सोना। तो सोना किस एलिमेंट से बना होगा? तो हम कह रहे भाई Au नाम के एलिमेंट से बना होगा। वैसे कहा भाई हमारे पास है लोहा, आयरन, तो आयरन किस एलिमेंट से बना होगा? तो Fe नाम के एलिमेंट से बना होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो हर किसी का फिक्स होता है। मैंने कहा भैया डायमंड, तो डायमंड के अंदर कौन एलिमेंट होगा? तो डायमंड के अंदर होता है कार्बन, कार्बन नाम का एलिमेंट होता है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि भैया एलिमेंट से हमारा मतलब क्या है। तो किसी भी मटेरियल का, देखो ये जैसे गोल्ड है तो Au नाम के एलिमेंट से मिलकर बना होगा, पूरे में Au बहुत सारे होंगे। वैसे ही अगर हम आयरन की बात करें तो Fe नाम के एलिमेंट से बना होगा, एक Fe, दूसरा Fe, तीसरा Fe, चौथा Fe, पांचवा Fe। अब ये Fe सबसे सिंपल फॉर्म है, या कह सकते हो Au। ये जो गोल्ड है, गोल्ड का जो एलिमेंट है Au नाम का एलिमेंट, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको हम दोबारा नहीं तोड़ पाएंगे, इसको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, सबसे छोटा यही है, सबसे सिंपल यही है। वैसे ही आयरन का सबसे सिंपल यही है, अब इसको हम और ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे केमिकल रिएक्शंस में। तो क्या लिखा है? एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर यहां पर फर्दर लिखना, ठीक है ना, फर्दर बाई केमिकल रिएक्शन। किसको और हम नहीं तोड़ सकते, कि एक एलिमेंट को और तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है ना। जैसे कि डायमंड के अंदर कार्बन है, अब कार्बन को और क्या तोड़ोगे भाई? कार्बन नाम का एलिमेंट से डायमंड बना है, अब कार्बन को और थोड़ी तोड़ पाओगे। तो एलिमेंट की ये डेफिनेशन है जो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, वो सेम एग्जांपल मत लिखना, उस एग्जांपल्स में थोड़े से मिस्टेक्स थे, ठीक है ना। तो अब काम की बातें करते हैं। अब देखिए, अब एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, तो एलिमेंट्स कैसे कैसे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, ये हमारा टॉपिक रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, जो पीछे एग्जांपल्स लिखे थे आप ऐसे लिखना कि भैया गोल्ड का एलिमेंट है, ये आयरन का एलिमेंट है, डायमंड का एलिमेंट है, कार्बन, है ना। लेकिन डायमंड, जो डायमंड होता है ना, कार्बन से बनता है। तो आपको मैंने बताया कि बेसिक सिंपल सिंपल बातें, फ्यूचर में आपको अपने पता लग जाएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब जो काम की बात हम करने जा रहे हैं वो ये है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगर कोई एलिमेंट है, मैंने कहा भैया देखो, मान लो मेरे पास आयरन है, ये Fe नाम का एलिमेंट है। मान लो मैंने कहा भाई मेरे पास कार्बन नाम का एलिमेंट है। मेरे पास मान लो कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना, ऐसे हजारों लाखों एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारे पास मान लो एक सिलिकॉन नाम का एलिमेंट है,
तो ऐसे हमारे पास हजारों लाखों एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इन एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मतलब जैसे मैं बात करूं आयरन की, तो आयरन होता है मेटल, सबको पता है। तो एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? या तो वो मेटल होंगे, या तो नॉन मेटल होंगे, या तो मेटलॉइड्स होंगे। मतलब क्या है? जैसे हमने कहा कार्बन, कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है, मान लीजिए ये मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। सिलिकॉन हमारा सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर। चलो काम की बातें करते हैं कि मेटल का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए। जैसे लोहा, जिसके अंदर करंट है, ऐसा मान सकते हो कि भैया जो करंट लेके आता है जनरली, जैसे हम लोहा वहा की बात करते हैं उनको मेटल कहते हैं। या मेटल का मतलब क्या है? जिसके अंदर हीट, हीट का फ्लो हो सकता है ना मेटल्स में जनरली। चलो ये और भी बातें करेंगे बाद में, अभी रुक जाओ। मेटल मतलब एक तरह से मान लो लोहा की बात कर रहा हूं मैं। फिर नॉन मेटल का मतलब क्या हो गया? जो मेटल ना हो, जैसे हमने बोला कि भाई जो मेटल ना हो, जो लोहा लोहा जैसा ना हो, जिंक जैसा ना हो, कॉपर जैसा ना हो। फिर मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो दोनों जैसा हो, जिनमें मेटल नॉन मेटल दोनों के गुण मिलते हैं, उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। तो अभी हमें ये देखना है कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसका गुण कैसा है, वो मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, या मेटलॉइड्स है, क्या है। और मेटल का मतलब आपको पता लग गया, लोहा जैसा। नॉन मेटल कार्बन जैसा। और मेटलॉइड्स मतलब जो दोनों हो, जिनकी दोनों प्रॉपर्टी है। एक एक करके पढ़ते हैं हम, एक एक करके। तो चलो अभी मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं फटाफट। तो मेटल्स आर जनरली लस्टर्स, शाइनी, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स किसे कहते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे लोहा है हमारे पास, लोहा। तो लोहा कैसा होता है जनरली? लोहा, या फिर मान लो आपने स्टील ले लिया, स्टील। कुछ पूछना है? ठीक है। तो अभी हम स्टील की बात करते रहे थे कि भैया मेटल के क्या एग्जांपल होंगे बता दो। तो जैसे मैंने कहा स्टील, तो ये जो स्टील होगा ना, ये कैसा होगा? देखो शाइनी होगा, जैसे नया नया लोहा खरीद के लाओगे तो भी चमकता है। तो जनरली कंडक्ट करता है, इसमें हीट मतलब गर्म हो जाएगा, गर्म। और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, करंट भी आएगा। मेटल कैन चेंज इनटू थिन शीट बाय बीटिंग और हैमरिंग। अगर किसी मेटल पे हम हैमर चलाएंगे, हैमर मतलब क्या होता है? हैमर मतलब वही हथौड़ा। तो उसको बीट करेंगे, मारेंगे, बीट करेंगे या हैमरिंग करेंगे, तो शीट बन जाएगा, शीट। तो मेटल कैन चेंज इनटू थिन शीट बाय बीटिंग और हैमरिंग, कॉल्ड मेलिबिलिटी। इसको हम मेलिबिलिटी कहते हैं। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है मेलिबिलिटी, क्योंकि हम मेटल्स को पीट सकते हैं, मेटल्स को हम शीट बना सकते हैं, शीट। जैसे मैंने कहा भैया ये एक लोहा का टुकड़ा है, मारते मारते मैं इसको एकदम चपटा कर दूंगा, चपटा मतलब प्लेन कर दूंगा। प्लेन करने का मतलब उसको हमने शीट बना दिया, शीट। तो उसको मेलिबिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स कैसे होते हैं? मेलेबल होते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है मेलिबिलिटी। उनको हम फैला सकते हैं, बीट कर सकते हैं, उनको ऐसे शीट्स बना सकते हैं। कैसे? मार के उसको, या फिर हैमरिंग करके। तो ये मेटल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा भैया एक बात तो कि आप हमें बता रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। तो जनरली एलिमेंट, ओके, देखिए तो हमने ये पढ़ लिया भाई कि क्या होता है मेटल के बारे में। और भी बातें हम करेंगे। देखिए मेटल कैन कन्वर्ट इनटू वायर, कि भैया मेटल से वायर बनाते हो, वायर है ना। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डक्टिलिटी। वो डक्टाइल होते हैं, कि भैया मेटल से आप वायर बना सकते हो, वायर, तो उसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी। तो मेलिबिलिटी आपको पता लग गया। वैसे इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की, कि भाई मेटल डक्टाइल होते हैं। क्या बात है सर। फिर अगला क्या है? देखिए मेटल प्रोड्यूस, क्या लिखा है? रिंगिंग साउंड इफ इट इज बीटन, इफ इट इज बीटन बाय हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड सोनरस। तो भैया जब किसी मेटल को हम बीट करते हैं हार्ड सब्सटेंस से, तो एक रिंगिंग साउंड सुनाई देती है, रिंगिंग, RINGNG, रिंगिंग साउंड। इसको हम बोलते हैं सोनरस, सोनरस, ठीक है ना। सोनरस बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो मेटल की हम खास बातें पढ़ रहे हैं कि भैया मेटल शाइनी होता है, मेटल मतलब हीट को कंडक्ट करता है, मेटल जो है करंट को कंडक्ट करता है, मेटल में मेलिबिलिटी होती है, मतलब शीट में बना सकते हैं मेटल का। मेटल डक्टाइल होता है, उससे वायर बना सकते हैं। और मेटल को मारने पे आवाजें आती है, उसको बोलते हैं हम सोनरस। तो फटाफट नोट कर लो, हम मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे। चलो
तो छोटी छोटी बातें थी। अब हम बातें करते हैं। तो जिन जिन एलिमेंट्स के पास ऑल द अबव प्रॉपर्टी होगा उसको मेटल कहेंगे। जैसे सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर एक मेटल है, गोल्ड एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, आयरन एक मेटल है। मेटल मेटल मेटल। तो मेटल होने के लिए ऊपर जो भी हमने लिखवाया, आपको ऊपर लिखा है, जो भी आपने लिखा है उन सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, तभी हम उसको मेटल कहेंगे। ये सब बातें नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सारी बातें नोट करते रहेंगे प्यारे बच्चे, है ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं भाई नॉन मेटल। सर ये नॉन मेटल किसे कहेंगे? तो देखो, नॉन मेटल किसे कहते हैं? डू नॉट कंडक्ट हीट, जिसके अंदर हीट कंडक्ट ना हो, मतलब वो गर्म नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है करंट, जिसके अंदर करंट नहीं आएगा। एंड ऑल्सो डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस। इसे सोनोरस मतलब वो आवाज, रिंगिंग आवाज नहीं आएगी। डक्टाइल नहीं होगा, वायर नहीं बना पाओगे। लस्ट्रस नहीं होगा, मेलेबल नहीं होगा, मेलिबिलिटी नहीं होगी, लस्ट्रस नहीं होगी, चमकेगा नहीं, ठीक है ना, चमकेगा नहीं, उसमें साउंड नहीं आएगी, डक्टाइल नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन मेटल। मतलब मेटल का उल्टा नॉन मेटल। फटाफट नॉन मेटल लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अपने पास नॉन मेटल्स में प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, नॉन मेटल्स में अपने पास क्या है? नॉन मेटल्स हैव वेरिड कलर। उनके पास बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत सारे कलर, ठीक है। जैसे नॉन मेटल्स के हम कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे क्लोरीन गैस नॉन मेटल है, ऑक्सीजन गैस नॉन मेटल है, हाइड्रोजन गैस नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल, आयोडीन गैस, फ्लोरीन गैस, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं। आप इन्हें लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो मेरे सुंदर बच्चे, प्यारे बच्चे, होशियार बच्चे, सारे बच्चे, अब देखो यहां पे लिखा है मेटलॉइड्स। तीसरा जो आपको बताया था, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो यहां पर अगर हम मेटल्स की बात करें ना, तो मेटलॉइड्स की बात करें तो मेटलॉइड्स शो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल होता है एंड एज वेल एज नॉन मेटल्स। मतलब जो मेटल की तरह भी हो, नॉन मेटल की तरह भी हो, उनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है, उसको मेटलॉइड्स कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, आपको मैंने बताया सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक्चुअली ये ना सेमीकंडक्टर के नाम से फेमस होते हैं, सेमीकंडक्टर, समझे। तो ये जो सिलिकॉन, जर्मेनियम है, ये मेटलॉइड्स होते हैं। मतलब इनके अंदर मेटल वाली बात भी होगी और नॉन मेटल वाली बात भी होगी। मतलब इनके अंदर करंट आएगा भी और करंट नहीं भी आएगा। तो ये हम 12th में पढ़ाएंगे, आपको 12th में डिटेल में पढ़ाएंगे जब साइंस लोगे तो, ठीक है ना। वैसे तो साइंस बहुत इंटरेस्टिंग चीजें है। 11th में हमें थोड़ा, 9th में हमें थोड़ा याद करना पड़ता है, बाद में इसका हम यूज किया करते हैं। तो देखिए, फोन कवर आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड किचन यूटेंसिल्स। किचन के अंदर जो यूटेंसिल्स होते हैं ना, वो भी कई बार सिलिकॉन से ही बने होते हैं, ठीक है। तो छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे, सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन डॉल्स भी आता है, बहुत कुछ है। तो ये जो होते हैं मेटलॉइड्स होते हैं, जिनकी तरफ मेटल का गुण भी होता है और नॉन मेटल का भी गुण होता है। तो मेटलॉइड्स का एग्जांपल लिख लेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है भाई, अब कंपाउंड के बारे में पढ़ाओ। आपने हमें क्या पढ़ाया था? प्योर, ये वो बहुत सारी बातें पढ़ा दी। अब कंपाउंड के बारे में पढ़ाओ यार, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाओ। तो देखिए, कंपाउंड क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो। जैसे पानी का एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही बढ़िया, पानी। मैंने पानी का एग्जांपल लिया। अब पानी के अंदर आप क्या देखोगे? पानी के अंदर आपको दिखाई देगा कि एक ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट है। बहुत सारे पानी का मतलब क्या है? H2O, H2O, H2O। तो इसके अंदर आपको दिखाई क्या देगा? आप खुद समझ जाओ। इट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हो। मेरी बात समझे? जैसे कि यहां पर एग्जांपल और दिया होगा, एग्जांपल से समझाता हूं मैं। एग्जांपल यहां पर जैसे सल्फर क्लोराइड, तो भैया इसमें सल्फर भी और क्लोरीन भी है, सल्फर क्लोराइड। यानी कि
एक से ज्यादा एलिमेंट है। अच्छा, वैसे वाटर, वाटर के अंदर क्या होता है? H2O, ऑक्सीजन भी है भैया, हाइड्रोजन भी है। यानी कि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? इट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जिसके अंदर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो होता क्या है, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं भैया हमें पानी बनाना है, पानी, तो पानी कब बनता है? जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन होते हैं, तो आपको H2O मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जब हमारे पास, ध्यान देंगे, ऐसे होता है कि जब हमारे पास हाइड्रोजन, इतने हाइड्रोजन और इतने ऑक्सीजन मिलेंगे तो हमें मिलेगा पानी, H2O मिलेगा। तो लिखा है दीज एलिमेंट्स, जो ये एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है, आर केमिकली कंबाइंड, वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। केमिकली मतलब केमिकल्स की तरह, केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड मतलब क्या, देख लो भैया, जैसे अगर हम अभी सिंपल भाषा में बोले तो ये 2 है और ये, अगर फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मैं इसको लिखता हूं H2, 2H2, 1 O2, तो हम कहेंगे 2 H2 और 1 O2 मिलेगा, तो हमें मिलेगा 2 H2O। ऐसे कि 2 H2, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन गैस, 1 ऑक्सीजन गैस, फिर हमें मिलेगा H2O। फिक्स प्रोपोर्शन मतलब 2 और 1। तो यहां पर प्रोपोर्शन क्या है? 2 और 1। तो कह रहा है दीज एलिमेंट्स आर कंबाइंड विथ ईच अदर इन फिक्स प्रोपोर्शन। ये फिक्स तरीके से कंबाइन होते हैं। मतलब ऐसा थोड़ी है कि मैं बोलूं एक हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है और मुझे H2O मिल जाए। अरे कहां मिलेगा भैया? यहां पर अगर 1 हाइड्रोजन है तो यहां पर 2 कहां से आ गया? अपने आप पैदा हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता भैया, अपने आप कुछ भी पैदा नहीं होता, चाहे इंसान हो चाहे कुछ भी हो। तो कुल मिला के बात यह है कि दीज एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर इन फिक्स प्रोपोर्शन। तो ये जो एलिमेंट्स है कंबाइन होते हैं और हमें क्या मिलता है? कंपाउंड, हमें मिलता है कंपाउंड। तो कंपाउंड हमें मिल गया, ये कंपाउंड, समझे? कंपाउंड मिल गया हमें। तो कंपाउंड्स क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो। अच्छा, ये एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनता है। तो व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन, जब एलिमेंट्स जुड़ेंगे तो कंपाउंड बनेगा। और एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट देन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ये इंपॉर्टेंट बात है थोड़ा सा। कहने का मतलब क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट देन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है जिससे बना है, ध्यान देना, जिससे बना है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है जिससे बना है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि हमारे पास पानी है, पानी, पानी, और ये बना किससे है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से बना है। अब देखिए, जिससे बना है, किससे बना है ये? तो गैस से बना है, गैस से बना है। और मेरे हाथ में लिक्विड है। मैं एक बहुत रफ आइडिया ले रहा हूं, ठीक है? मेरी बात सुनो, समझाने के लिए रफ आइडिया ले रहा हूं। मैं एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप चीजों को समझो। कि टॉपिक लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड, ये हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट। ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी देन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जिससे ये बना है। मतलब इसका जो प्रॉपर्टी है H2O का प्रॉपर्टी अलग होगा इन दोनों से। बिल्कुल सही बात है भाई। ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, अभी ऑक्सीजन गैस है, पर पानी तो लिक्विड है। ये सूखे सूखे, ये गीले गीले। तो क्या इसकी जो प्रॉपर्टी है इन दोनों से अलग है? हाँ जी। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर, ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट देन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग होता है। कई बार ऐसा देखा गया है, तो नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, तो बहुत ही सुंदर। अब देखिए, हमें पढ़ना है मिक्सचर। अब हमें ये सोचना है कि भैया अगला टॉपिक है मिक्सचर। हेडिंग लिखते रहेंगे, चीजें समझते रहेंगे। अब कोई मुझसे बोले यार मिक्सचर क्या होता है? यार मिक्सचर मतलब, मिक्सचर इसमें क्या है? जैसे हमने कहा भाई पानी लो, उसमें चीनी मिला दो, तो बन गया मिक्सचर। पानी लो, उसमें रेत मिला दो, बन गया मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है? तो मिक्सचर इज अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर प्योर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्स्ड टुगेदर। अब कहने का मतलब क्या है, और भी बताऊंगा, अभी सुन लो। कि भैया आपने दो प्योर सब्सटेंस ले लिया। जैसे मैंने बोला, एक मेरे पास है प्योर चीनी, प्योर चीनी,
प्योर चीनी की तरह बना दिया मैंने, प्योर पानी, प्योर चीनी और प्योर पानी को मैंने आपस में मिला दिया, तो मेरे पास बन गया मिक्सचर। तो मिक्सचर इज वेरी सिंपल, आप रीड करो आपको समझ में आएगा कि मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर इज अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर, दो या दो से अधिक, जैसे मैंने कहा भाई पानी और चीनी दो हो गए, अब नमक भी ले लो, नमक सिकंजी बना रहे हैं हम, नमक भी ले लो, तो पानी चीनी नमक, पानी चीनी नमक। तो मिक्सचर इज अ सब्सटेंस इन विच दो मोर, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। एनी मतलब तुमने चीनी ले लिया दो चम्मच, पानी ले लिया 1 लीटर, और नमक ले लिया 10 चम्मच। ये आप पे डिपेंड करता है किसी प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन मतलब अमाउंट, यहाँ पर प्रोपोर्शन का मतलब अमाउंट आप ले सकते हो कि किसी भी अमाउंट में भैया डाल दो, सब काम हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल होता है मिक्सचर को समझना, अब इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझ में आया कि भैया एग्जाम्पल क्या है, मिक्सचर का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपसे कोई बोले कि मिक्सचर का बेस्ट एग्जाम्पल बताओ, तो आप कहोगे एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। अब हवा के अंदर बहुत सारे गैसेज होते हैं, लाइक नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर, पानी का जो वेपर होता है, भाप होता है, वो भी होता है हमारे एयर में, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और भी एग्जांपल्स क्या हो सकता है आपके पास, लेमन टी, मिल्क, मिल्क के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, सबको पता है मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, एंजाइम्स होता है, लैक्टोस होता है, बहुत सारी चीजें होती है मिल्क के अंदर, फ्यूचर में जानोगे आप लोग। ये नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास ये है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, कंपाउंड एंड मिक्सचर में क्या डिफरेंस है भाई, कोई बता दो, बस कैसे भी बता दो कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या इसे लिखो बेटा, आप नोट करो। पिछली बार प्यारे बच्चे, तो पिछली बार ये पढ़ा था, है ना, कंपाउंड। नाउ अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मिक्सचर। एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर होता क्या है, देखो नाम से पता लग रहा है, ये तो बहुत इजी बात हो गई कि भाई मिक्सचर क्या होता है। तो नाम से पता लग रहा है कि मिक्सचर क्या होता है, कि भाई दो चीज पकड़ो, मान लो हमने चीनी लिया, हमने पानी लिया, और दोनों को मिला दिया, तो बन गया मिक्सचर। एक गिलास में तुम चीनी ले लो, ठीक है सर, पानी ले लो, और दोनों को मिक्स कर दो, तो बन गया मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है, तो बेसिकली मिक्सचर इज अ सब्सटेंस इन विच टू or more pure substance are simply mixed together in any proportion। I hope मैंने ये भी करा दिया था, मेरे को जितना याद आ रहा है, ये हाँ मैंने ये करा दिया था, हम यहां पर थे। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, एक हमने कंपाउंड पढ़ा था और एक हमने पढ़ा है मिक्सचर। देखिए कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड्स आर सब्सटेंस, अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत सिंपल है कि कंपाउंड्स आर सब्सटेंस विच कैन बी फॉर्म्ड बाय केमिकली कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड क्या होता है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन हो जाए। तो यहां पर क्या होता है कि हम केमिकली दो चीजों को केमिकली जोड़ देते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। जैसे पानी था, पानी हमारा कंपाउंड था, इसमें हमें हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को केमिकली जोड़ा था, केमिकल मतलब केमिकल तरीके से। तो जब भी दो चीजों को केमिकली जोड़ दोगे, तीन चीजों को केमिकली जोड़ दोगे, दो या मोर एलिमेंट्स को, तो क्या लिखा है, कंपाउंड्स आर सब्सटेंस व्हिच कैन बी फॉर्म्ड बाय केमिकली कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स लो, उनको केमिकल तरीके से रिएक्शन करवा के जोड़ दो, रिएक्शन करवा के। अब मिक्सचर क्या होता है, हमने भैया कहीं से चीनी लिया, कहीं से हमने पानी लिया, और दोनों को डाल दिया, तो हमने फिजिकली लिया, फिजिकली। तो मिक्सचर आर सब्सटेंस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फिजिकली मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस। जैसे चीनी और पानी को फिजिकली मिला दिया, फिजिकली मतलब ऊपर ऊपर से, कोई रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने चीनी पानी नमक को मिला दिया, कोई रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर केमिकली कंबाइन होते हैं और इसके अंदर फिजिकली। तो यहां पर केमिकली होता है, यहां पर फिजिकली होता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये हो गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आगे बताओ। तो
तो ये पहले लिख तो लो, तभी तो आगे बताएंगे। सारे बच्चे एक बार लिख लो, ये प्यारे प्यारे बच्चे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अब आगे देखो, आगे अब हम बात करते हैं मिक्सचर के भी टाइप होते हैं। भाई साहब, सर मिक्सचर से क्या मतलब था आपका? मिक्सचर से मतलब था कि कहीं पे चीनी है, वहां पानी मिला दिया हमने, तो इसको हम मिक्सचर कह रहे थे। पर मिक्सचर के भी टाइप है। क्या टाइप है देखो समझना। जैसे एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। देखो होमो वर्ड का मतलब सब जानते हैं। होमो का ना कहीं सेम होता है, सेम कहते हैं भाई। होमो का मतलब कहीं ना कहीं सेम होता है, सेम। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, हमने ना प्यारे बच्चे चीनी लिया, उस चीनी पे डाल दिया हमने पानी, चीनी में पानी डाल दिया और मिला दिया। तो कुछ देर बाद आप क्या देखोगे? कुछ देर बाद देखोगे जो चीनी है वो पानी में पूरी तरह फैल जाएगा, हर जगह उसकी कॉम्पोजिशन सेम होगी। मतलब चीनी हर जगह ऐसे फैल जाएगा और चीनी कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। और अपनी नेक्ड आई से, नंगी आंखों से, अगर हिंदी में कहे तो नेक्ड आई से हम पहचान नहीं पाएंगे चीनी कहां गया। तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में ना पार्टिकल्स बहुत छोटे हो जाते हैं। जो चीनी है, चीनी वो टूट के बहुत छोटा हो जाएगा। अब हेट्रोजीनियस का मैं एक रफ एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपके पास पानी है, पानी मैंने रेत मिला दिया, रेत। तो आप साफ देखो, जो रेत है, रेत रेत समझ से सैंड, वो जम जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, हर जगह सेम नहीं होगा। ऊपर पानी तैर रहा होगा, नीचे रेत होगा, तो रेत पूरी तरह मिक्स नहीं होगा। ऐसे रफ एग्जांपल लिया है मैंने। तो ऐसे को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है समझ में आ गया? जिसमें कॉम्पोजिशन सेम हो जाए हर जगह, वो हर जगह। अभी मैं आपको लिखवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए, तो पहले हम पढ़ रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट मिक्स विथ ईच अदर यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब, यूनिफॉर्म क्या होता है? हम स्कूल में पहनते हैं ना यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? ताकि सब एक जैसा लगे। हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं ताकि सब बच्चे एक जैसे, एक बराबर लगे। तो यूनिफॉर्म का मतलब है एक बराबर। तो लिखा है मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स मिक्स विथ ईच अदर यूनिफॉर्मली, एक बराबर सा फैल जाए, ठीक है ना, आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। रेशियो ऑफ compositions of the homogeneous mixture can be different। इसका क्या मतलब है कि यार रेशियो अलग हो सकता है। मतलब compositions का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो आपने चीनी जो है, चीनी 10 लिया लेकिन पानी ले लिया 2000, तो इनका जो रेशियो ऑफ कॉम्पोजिशन है अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि चीनी और पानी बराबर ही हो। कहने का मतलब क्या है? रेशियो ऑफ कॉम्पोजिशंस। कॉम्पोजिशंस मतलब चीनी और पानी, चीनी और पानी का जो रेशियो है वो डिफरेंट हो सकता है। ये नहीं ऐसा होता, कई बार सोचते हैं ना हम कि अगर हम मिला रहे हैं तो चीनी और पानी बराबर मिलाओ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं। मतलब आपकी मर्जी है, चीनी और पानी का रेशियो अलग भी हो सकता है, चीनी कम पानी ज्यादा भी हो सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है रेशियो ऑफ कॉम्पोजिशंस। कॉम्पोजिशन का रेशियो ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर कैन बी डिफरेंट, अलग अलग हो सकता है। यहां पर रेशियो से मतलब पता है क्या? रेशियो से मतलब है यहां पर अमाउंट। यह है अमाउंट। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? जो भी चीजें हम डाल रहे हैं, जैसे चीनी और पानी, यहां पर इसका ये मतलब है चीनी एंड पानी। तो यह लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ चीनी एंड पानी इन होमोजेनियस मिक्सचर कैन बी डिफरेंट। चीनी और पानी का अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो पूरी तरह एक बराबर हो जाएंगे। मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स मिक्स विथ ईच अदर यूनिफॉर्मली, एक बराबर, एक जैसा फैल जाए, उसको होमोजेनियस कहते हैं। आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर रेशियो का मतलब अमाउंट है और कॉम्पोजिशन का मतलब है क्या? जो चीजें आप डाल रहे हो। प्लीज नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्यारे बच्चे, अब तुम बोलोगे सर हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो आपने बता दिया था, जैसे कि पानी और रेत, सैंड। अब क्या बता रहे हो? देखो क्या लिखा है, देखो लिखा है द कॉम्पोजिशन ऑफ सच मिक्सचर्स इज नॉट यूनिफॉर्म। कॉम्पोजिशन का मतलब है जो भी हमने डाला है, जो हमने डाला है वो हर जगह सेम नहीं रहेगा। दे डू नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व, ये पूरी तरह घुलते मिलते नहीं है। एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स का मतलब है हाथ वास से।
फिजिकल मीन्स का मतलब है हाथ से छन्ना से हम इनको छांट सकते हैं। तो द कंपोजिशन ऑफ सच मिक्सचर्स आर नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं रहता है, उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो ऐसा मिलावट जिसमें कंपोजिशन सेम ना, जैसे लिखा है इफ वी मिक्स सैंड इन वाटर द सैंड सेटल्स डाउन। सैंड जो है सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे जम जाएगा इन वाटर, वाटर के अंदर। एंड आफ्टर सम टाइम वी कैन सेपरेट बाई फिल्ट्रेशन, और उसको बाद में हम फिल्टर करके छांट भी सकते हैं। कैसे? तो हमने कपड़ा ले लिया, कपड़ा, अब कपड़े को लगा देंगे और ऐसे घेर देंगे तो कपड़े के अंदर पूरा रेत आ जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा। तो होमोजेनियस मिक्सचर को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है अ मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर। देखिए ऑयल और वाटर पूरी तरह मिक्स नहीं होते, तो वो भी क्या होगा? हेट्रोजीनियस। तो जो पूरी तरह ना मिक्स हो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर मैं आपको क्लियरिफाई कर दे रहा हूं पहले ही। रेशियो से मतलब मेरा है अमाउंट, और कॉम्पोजिशन से मेरा यहां पर मतलब है जो सब्सटेंस हम डाल रहे हैं। तो रेशियो ऑफ सब्सटेंस ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी डिफरेंट, इस सेंस से बोला है मैंने। पर होमोजीनियस में एक बात ध्यान रखना, composition is same throughout, THROUGHT, मतलब जो composition है वो पूरे में सेम रहेगा। अब composition का मतलब क्या है कि अगर मान लो आप यहां पर composition वर्ड से क्या मतलब है समझना। देखो यहां पर यह मतलब है कि मान लीजिए आपने चीनी और पानी को मिला दिया, तो चीनी पानी हर जगह बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे, यहां पर ये मेरा मतलब है। तो कॉम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट, कि भैया कॉम्पोजिशन तो पूरे में सेम ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेशियो ऑफ कॉम्पोजिशन, रेशियो मतलब अमाउंट अलग अलग हो सकता है। यहां पर सेंस अलग है, समझना इस बात को, फर्क समझ में आ रहा है। कॉम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट का मतलब है कि पूरे में ये फैलेंगे एक जैसे, लेकिन अमाउंट हम अलग अलग ले सकते हैं। चीनी ज्यादा तो चीनी कम तो पानी ज्यादा ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि चीनी पानी बराबर लेना पड़ेगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स है इसके, देखो सुगर एंड वाटर, व्हेन सुगर डिसॉल्व इन वाटर बोथ फिक्स विथ ईच अदर यूनिफॉर्मली, बोथ मिक्स है ये, बोथ मिक्स विथ ईच अदर यूनिफॉर्मली। चलिए तो ये हेट्रोजीनियस लिख लेंगे, फिर ये भी लिख लेना है इफ वी फिक्स। ये लिखा नहीं लिखा होगा अभी तक, लिखो यार, लिखो जल्दी। नाउ ये देखो आगे अपने पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या लिखा है अगर हम इसको पढ़े तो देखो क्या लिखा हुआ है, देखिए डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या लिखा हुआ है, हेट्रोजीनियस में क्या लिखा है, क्या बात है। तो होमोजीनियस में क्या लिखा है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ये मैंने बता दिया ना थ्रू आउट, ये THRO थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट है ये। कि थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे में, थ्रू आउट का मतलब पता क्या होता है, पूरे में। थ्रू आउट मतलब पूरे में यूनिफॉर्म रहेगा, होमोजीनियस में एक जैसा रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं फैलेगा, कॉम्पोजिशन मिलावट, नॉन यूनिफॉर्म मिलावट थ्रू आउट, पूरे में एक जैसा मिलावट नहीं होगा। यहां पर पूरे में एक जैसा मिलावट होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मींस। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है जो भी डाला है, जैसे चीनी और पानी, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब यही होता है, चीनी और पानी है मान लो, तो बोला है कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो भी चीनी और पानी है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स, मतलब आप हाथ से छाट नहीं सकते। मतलब मैं पानी के अंदर से चीनी हाथ से निकाल लूंगा या छान के निकाल लूंगा, नहीं, सिंपल तरीके से नहीं निकाल सकते। अब यहां देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स, इसको हम आराम से हाथ से छन्ना उन्ना से छाट सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। फिर लिखा है इट इज ट्रांसपेरेंट, हाँ भाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है,
इट इज ओपैक, आपको ये दिखाई देगा, ओपैक होगा, ओपैक मतलब अजीब सा एक दिखाई देना, ठीक है, धुंधला सा, ऐसा कह सकते हो, ओपैक मतलब दिखाई देना। ये ट्रांसपेरेंट होता है, वो ओपैक होता है। अब इट हैज ओनली फेज, इट हैज टू और मोर फेज, इसका क्या मतलब हो सकता है सोचो। टू और मोर फेज का मतलब है, फेज मतलब जैसे चेहरा, चेहरा, इसके अलग अलग चेहरे हो सकते हैं, यानी दिखाई देना। अब देखिए, अगर यहां लिखा है होमोजेनियस मिक्सचर, अब चीनी और पानी को हमने मिला दिया, तो भैया चीनी और पानी को मिला दिया, अब वो हमेशा ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, उसका एक ही चेहरा होगा, हमेशा दिखाई देगा कि भाई खाली पानी पानी है, पर इसके अलग अलग हो सकते हैं, समझे, इसके अलग अलग रूप आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये पूरी तरह मिक्स नहीं होते। अगर पूरी तरह मिक्स नहीं होते तो मतलब अलग अलग रूप दिखाई देगा, बात समझे। फिर अगला है एग्जांपल, सॉल्ट इन वाटर, सुगर इन वाटर, विनेगर, सॉल्ट इन वाटर, शुगर मतलब चीनी इन वाटर, विनेगर। देखो टफ तो है पर इतना भी नहीं कि हमें आए ना। अब अगला देखिए, इसमें क्या लिखा है, इसके एग्जांपल क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, आयरन फिलिंग्स, सी वाटर, ब्लड, समझे, ये कुछ एग्जांपल्स है। पर ये सोडियम क्लोराइड वाला एग्जांपल है, बहुत बेस्ट नहीं लग रहा मेरे को, इसको हटा देते हैं। आयरन फिलिंग्स का मतलब समझते हो, आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है लोहे के बहुत छोटे छोटे टुकड़े, बहुत ही छोटे, उसको अगर हम कहीं मिला देंगे, मान लो हमने पानी में मिला दिया, तो थोड़ी देर मिक्स थोड़ी हो जाएगा पूरी तरह। सी वाटर, अब सी वाटर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्यों भाई, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ होता है, समुद्र के पानी में बहुत कुछ होता है बेटा। ब्लड, ब्लड भी एक हेट्रोजीनियस है। तो फटाफट लिख लो ये सब बातों को, फिर आगे बढ़ते। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। और भी हम एग्जांपल बना सकते हैं इन्हीं की हेल्प से, पता क्या, अगर हम सोडियम क्लोराइड को आयरन फिलिंग के साथ ऐड कर देंगे, मतलब सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। मतलब हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया और आयरन फिलिंग्स ले ली और इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो ऑब्वियसली ये हेट्रोजीनियस ही होगा। वैसे ही समुद्र का पानी हो तो होता ही है, ब्लड तो होता ही है, तो ये दोनों साथ में लिख लो अगर लिखना है तो, सोडियम क्लोराइड प्लस आयरन फिलिंग, इन दोनों का मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है, दोनों को साथ में लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्यूशन। अब हम सोचेंगे भाई ये सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन बड़ा आसान है। देखो सॉल्यूशन कुछ नहीं होता, ये मिक्सचर है, पर कैसा मिक्सचर है सर, नमक और पानी जैसा, नमक पानी चीनी, ऐसे मिक्सचर से ये, जिसमें चीनी का पानी से कर दो, नमक का पानी से कर दो, तो ऐसे मिक्सचर। तो सर ऐसे मिक्सचर तो होमोजीनियस होते हैं ना, हाँ जी, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो जब भी होमोजीनियस मिक्सचर हो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजीनियस मतलब सर, होमोजीनियस मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म हो हर जगह, जैसे चीनी और पानी है, चीनी पूरे में फैल जाता है बढ़िया से, वैसा मिक्सचर। अब एग्जांपल क्या देखिए, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब देखो मेरी बात सुनना, जब भी हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे ना 12th तक, 12वीं क्लास तक, जब भी आप सॉल्यूशन पढ़ोगे तो सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, जैसे कि मान लो हमने मिला दिया चीनी, चीनी को मिला दिया पानी के अंदर, तो हम दो चीजों को लेके पढ़ा करेंगे, मतलब हम पढ़ा करेंगे भाई दो चीजों से मिलके बना है, जैसे या तो चीनी पानी होगा, या नमक पानी होगा, या अल्कोहल पानी होगा। मतलब जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे, जब भी हम मिक्सचर बनाएंगे, मिक्सचर तो दो चीजों का ही बनाएंगे। अब इन दो चीजों में चीनी जो पानी, पानी हमेशा सॉल्वेंट होता है, पानी का नाम रखते हैं हम सॉल्वेंट, मतलब जिसके अंदर आप डाल रहे हो, जिसके अंदर आप डाल रहे हो उसको आप सॉल्वेंट कहते हैं। और जो चीज आप डाल रहे होते हो, जैसे हम चीनी डाल रहे हैं तो चीनी होगा आपका सॉल्यूट, तो चीनी सॉल्यूट होगा, पानी आपका सॉल्वेंट होगा, बहुत ही सिंपल है। तो सॉल्यूट किसे कहते हैं हम, जिसको हम डालते हैं,
आम भाषा में कहे तो पानी ज्यादा होगा और चीनी क्या होगा, कम होगा। तो कम वाले को हम सॉल्यूट कह देते हैं और ज्यादा वाले को सॉल्वेंट कहते हैं। तो अगर मैं पहले बच्चों बात करूं, देखिए लिखा है कि सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, हम दो चीजों से बनाया करेंगे। जहां आमतौर पे, ये आमतौर पे बता रहा हूं मैं, मिलाने को तो आप 5 मिला लो, मिलाने को तो 6 चीजों को मिला लो, पर यहां पर हम कह रहे हैं कि भाई 2 चीजों से बनता है। पहला है आपका सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है, विच इज लेस क्वांटिटी, और सॉल्वेंट क्या होता है, विच इज लार्ज क्वांटिटी। और वाटर, वाटर तो हमेशा ही सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि वाटर जो है, वाटर H2O एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पूरे धरती पर सबसे बढ़िया सॉल्वेंट हमारा पानी ही है, मान के चलो। तो सॉल्यूट, अब देखो याद करने का तरीका क्या रहेगा, देखो अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो SOLUTE, इसके अंदर कितने वो है, 1 2 3 4 5 6 है, एक SOULT 6। सॉल्वेंट में कितने, सॉल्वेंट में देखो SOLVENT, सॉल्वेंट में हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो सॉल्वेंट में ज्यादा वो है, मतलब ये लार्ज क्वांटिटी में होगा। सॉल्वेंट की स्पेलिंग से याद रखना, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। सॉल्वेंट की जो स्पेलिंग है उसमें 7 लेटर्स है। अगर 7 वर्ड्स 7 लेटर्स है ऐसे मान लो, तो सॉल्वेंट वाली चीज बड़ी होगी, लार्ज, और इसमें सिर्फ 6 है। तो सॉल्यूट के नाम में 6 ही है, तो हम बोलेंगे भैया लेस क्वांटिटी वाला। ये ट्रिक हो गया, ट्रिक हमारे लिए, ठीक है ना, कि हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसे सॉल्यूट कहते हैं और किसे सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस क्या होता है, हमने पढ़ लिया। अब एक एग्जांपल लिया हमने क्या भाई, कहीं पे सॉल्ट है, ये एक बीकर है, उसमें हम सॉल्ट डाल रहे, सॉल्ट नमक, 5 ग्राम नमक डाल रहे हैं 20 ml वाटर में। तो अगर हम 5 ग्राम वो डाल रहे हैं, 5 ग्राम सॉल्ट, तो हमारा 5 ग्राम सॉल्ट, तो सॉल्ट हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट। तो छोटा सा एग्जांपल था कि किसे हम सॉल्यूट कहते हैं और किसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। चलिए, तो अब देखिए अगला अपने पास एक टॉपिक है जिसका नाम है सस्पेंशन, कि सर सस्पेंशन किसे कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मैं समझा रहा हूं, देखो, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सस्पेंशन कहते हैं, इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन्स सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। कहने का मतलब क्या है, मैं समझा रहा हूं, देखो आपके पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मान लो आपने पानी लिया, पानी, अब पानी लिया और उसमें कोई चीज डाल दिया, तो वो चीज डिसॉल्व नहीं हुआ, लेकिन हर जगह फैल गया, इधर 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 हर जगह फैल गया, पर डिसॉल्व नहीं हुआ। अब पढ़ो, समझ में आ जाएगा। देखो, सस्पेंशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट समझ में आया, सॉल्यूट जिसको हम डालते हैं, वो सॉल्यूट होता है, जो कम अमाउंट में होता है, जिसको हम डाल रहे होते हैं, सॉल्यूट। इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, डू नॉट डिसॉल्व, डिसॉल्व नहीं होता, बट रिमेन सस्पेंडेड। जैसे पुलिस वाले नहीं होते, पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, लटके हुए, सस्पेंड होने का मतलब है कि लटके हुए। तो बट डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट, थ्रू आउट मतलब पूरे में, बल्क, बल्क मतलब पूरे में, थ्रू आउट द बल्क, थ्रू आउट द बल्क का मतलब है पूरे में, पूरे मीडियम में, पूरे मीडियम में एकदम एकदम लटके हैं, सस्पेंडेड है, तो इसे कहते हैं हम सस्पेंशन। तो सस्पेंशन समझ में आ गया। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते, बस ऐसे ही लटके रहते हैं पूरे में, उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। ये अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, nm, यहां पर nm का मतलब होता है नैनोमीटर, इसको ठीक से लिखे तो 10⁻⁹ मीटर, इसका मतलब होता है नैनो।
और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। तो हमारे जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन मतलब होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं हम। जो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। इससे बड़े पार्टिकल्स होते हैं। अब ये आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत छोटा होता है ये, तो इनसे ना बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, इट शोज द टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। और इट कैन बी फिल्टर्ड, ये तो हम पहले से जानते हैं कि अगर भाई सस्पेंशन होमोजीनियस है तो होमोजीनियस को हम फिल्टर तो कर ही सकते हैं। होमोजीनियस को हेट्रोजीनियस, सॉरी, सस्पेंशन अगर हेट्रोजीनियस है तो हेट्रोजीनियस को हम फिल्टर तो कर ही सकते हैं। अब हमें समझना है टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। आपको टिंडल इफेक्ट समझाऊंगा मैं। कोलाइडल प्रॉपर्टी, कोलाइडल टिंडल इफेक्ट समझाता हूं। देखो, देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है। जैसे मान लो ये मैंने लिया एक होमोजीनियस, पहले होमोजीनियस लेते हैं। एक होमोजीनियस सॉल्यूशन लिया हमने। अब जो ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है ये कैसा होगा, मान लो पानी है इसके अंदर, तो ये पानी होगा बिल्कुल। और जो भी इसमें मान लो हमने जो भी लिया है वो पूरी तरह, जो भी हमने डाला है वो पूरी तरह घुल गया, और उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हो 1 नैनोमीटर के आसपास की बात कर रहा हूं मैं। होमोजीनियस में पार्टिकल 1 नैनोमीटर के आसपास होते हैं, बहुत ही कम। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, होमोजीनियस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, घुल गए होते हैं। तो जब हम यहां से, हम अभी टिंडल इफेक्ट पढ़ाएंगे आपको, जब यहां से हम टॉर्च जलाएंगे, जब हम टॉर्च जलाएंगे तो लाइट हमारा सीधा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये हम हेट्रोजीनियस लेते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, तो इसमें क्या होता, इसमें पार्टिकल्स होते अच्छे खासे बड़े, ऐसे पार्टिकल्स होते। अगर ये पार्टिकल्स होते तो लाइट क्या होता, जो भी लाइट जाता, मान लो ये लाइट जा रहा है, लाइट रेड कलर की लाइट है मान लो, तो ये लाइट इसे टकराता, पार्टिकल से टकरा के टेढ़ा हो जाता, फिर टकराता इससे टेढ़ा हो जाता, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती। और ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में टिंडल इफेक्ट होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह घुलते नहीं है, और हर जगह कॉम्पोजिशन भी सेम नहीं होती। समझ में आया बेटा टिंडल इफेक्ट क्या होता है? आप मुझे बताओ लिख के एक बार। देखिए टिंडल इफेक्ट पे शायद हम थे पिछली बार, और टिंडल इफेक्ट को मैं दोबारा पढ़ाऊंगा कोलाइडल के बाद। कोलाइडल क्या होता है? अ मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर इन विच वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ वन सब्सटेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू अनदर सब्सटेंस। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हमने कहा भाई पानी है और इसमें हमने कोई चीज डाला, कोई भी चीज डाल दी हमने, कोई भी सब्सटेंस डाला, जो भी हमने सब्सटेंस डाला है उसके वो पार्टिकल है हर जगह फैल जाए, ऐसे हर जगह फैल जाए एक बराबर। और वो पार्टिकल आपको मतलब वो पार्टिकल छोटे होंगे और हर जगह फैल जाएंगे, उनको हम कोलाइडल कहते हैं। तो कोलाइडल क्या होता है? एक मिक्सचर होता है इन विच वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के बहुत छोटे पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बटा होता है, इवनली मतलब एक जैसा, थ्रू आउट मतलब पूरे में, अनदर सब्सटेंस, जैसा मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्यों भाई? मिल्क के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बटी हुई बहुत सारी चीजें होती है मिल्क के अंदर, बहुत सारी चीजें। तो मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखना। मिल्क के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, आप कभी पढ़ोगे ना तो पता लगेगा आपको, ठीक है ना। तो मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, वेरी सिंपल। अब एक छोटी सी बातें करते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखिए ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रो का मतलब आपको पता ही है। दूसरा क्या? साइज ऑफ पार्टिकल इज बिटवीन 1 नैनोमीटर। साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है? 1 नैनोमीटर टू
100 नैनोमीटर। मतलब यहां पर जो पार्टिकल्स होंगे ना वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के होंगे पार्टिकल, मतलब बहुत छोटे होंगे पर रेंज उनकी इतनी होगी, साइज उनकी। इट इज नॉट विजिबल बाई नेक्ड आईज। तो मिल्क के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं पर हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। अब जो हमारे कोलेडियल सॉल्यूशन होते हैं, कोलेडियल जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं और इट कैन नॉट बी फिल्टर, इसको हम फिल्टर भी नहीं कर सकते नॉर्मल तरीके से। तो आप बोलोगे सर ये टिंडल इफेक्ट बहुत बार आ रहा है, इसको एक बार लिख के समझा दो। तो मैं आपको समझाता हूं, देखो। तो इसका जो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन होती है, टिंडल इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता ही है ये ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो टिंडल इफेक्ट की मैं डेफिनेशन लिखता हूं, ठीक है। वैसे मुझे सिंपल भाषा में बताऊं तो ये होता है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलिडियल पार्टिकल। कोलिडियल पार्टिकल जो है उनसे लाइट का स्कैटरिंग होना है ना, इसी को द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलिडियल पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट हमें जंगल में भी दिखाई देता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है समझा रहा हूं, देखो। मान लो कि एक बाल्टी है आपके पास, इस बाल्टी में ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स है, कोलाइडल पार्टिकल्स, और पानी के साथ इसका सॉल्यूशन है। तो जब एक लाइट आएगा ना, लाइट का बीम, तो ये लाइट का बीम यहां से टकरा के इधर हो जाएगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगी। तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, लाइट का स्कैटर होना, तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, मान लो ऐसे लाइट चला गया, स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब जैसे मान लो कि बिल्कुल एक साफ क्लियर सॉल्यूशन है, बिल्कुल साफ क्लियर सॉल्यूशन है, तब तो लाइट ऐसे निकल जाएगा। लेकिन यहां पर लाइट आ रहा है और टक्कर खा खा के पार्टिकल से स्कैटर्ड हो गया, तो अगर कोई इसको हम टिंडल इफेक्ट नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे हम टिंडल इफेक्ट। तो जंगल में भी टिंडल इफेक्ट होता है बेटा। जंगल में क्या होता है, जंगल में ना देखो ये पेड़ पौधों के बीच में आप देखोगे, जैसे ये मान लो ये पेड़ है, यहाँ पे ये भी पेड़ है, यहाँ पे ये सब पेड़ है, तो होता क्या है यहाँ पर आप देखोगे तो छोटे छोटे धूल मिट्टी टाइप के होते हैं, छोटे छोटे धूल मिट्टी होती है छोटी छोटी। तो होता क्या है, जब सूरज की रोशनी कहीं दूर से आती है तो सूरज की रोशनी यहाँ टकरा के इधर, यहाँ टकरा के इधर, यहाँ टकरा के इधर, तो इसको बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, लाइट स्कैटर होना, स्कैटर मतलब स्कैटर होना, फैलना। तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटर होना, स्कैटर मतलब क्या, अपने रास्ते से गुम हो जाना। तो लाइट का अपने रास्ते से गुम हो जाना स्कैटरिंग कहलाता है। तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। बड़ा आसानी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात हमने कर ली, टिंडल इफेक्ट हमने जान लिया, लाइट का भटकना। तो एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन मतलब यूज, कि भाई साहब टिंडल इफेक्ट पढ़ा दिया पर यूज कहां करेंगे। तो बड़ा आसान है, देखो हेडलाइट जानते हो, हेडलाइट होता है कार के अंदर। कार के अंदर जो हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट, वो टिंडल इफेक्ट के ऊपर ही काम करता है। कैसे, देखो आपकी ये कार है, कार, ठीक है, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास नहीं है, तो ये कार की लाइट्स है। अब यहां से जब लाइट निकलती है तो लाइट ऐसे फैल जाती है। लाइट कैसे फैल रही है भाई, लाइट इसलिए फैल रही है क्योंकि जो कोलिडियल पार्टिकल्स है, जो यहां पर कोलिडियल पार्टिकल्स है, तो होता क्या है, कार के अंदर से लाइट निकलेगा, कार के अंदर से लाइट निकला, टकराया 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 टकराया, तो टकरा टकरा के ऐसे फैल जाती है लाइट। तो जो लाइट है फैलती क्यों है, तो यहां पर टिंडल इफेक्ट लगता है। तो टिंडल इफेक्ट कहां कहां यूज होता है, तो कार की हेडलाइट से लाइट का जो फैलना है ना, वो टिंडल इफेक्ट ही है। दूसरा ये है, दूसरा कि अगर मैं कहता हूं भैया देखो एक बहुत घना, ये समझ में आ गया होगा बड़ा आसान है, कि भाई जो कार की लाइट है वो दूर तक फैल क्यों जाती है, टिंडल इफेक्ट की वजह से। थोड़ी सी लाइट निकली, टकरा टकरा के फैल जाएगी। मेरी बात समझे। अच्छा, अब दूसरा एप्लीकेशन क्या है, मान लो एक बहुत घना जंगल है, बहुत घना जंगल में ऐसे पेड़ है भाई, पेड़ पे पेड़, बहुत, ये सब पेड़ है, पेड़, एक घना जंगल है, उसमें बहुत सारे पेड़ है ऐसे एक दूसरे से चिपके हुए। अगर ये बहुत घना जंगल है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये है डेंस फॉरेस्ट, अगर ये इतना घना जंगल है तो सूरज की जो रोशनी होगी वो तो डायरेक्टली नीचे पहुंचेगी नहीं,
तो कैसे हमें नीचे दिखाई कैसे देगा? ऐसा है कि मान लो कहीं से भी छोटे से छेद से, किसी भी छोटे छेद से लाइट घुस जाएगा ना गलती से। देखो अगर बहुत डेंस फॉरेस्ट है तो लाइट डायरेक्टली जमीन पे नहीं आएगी, डायरेक्टली लाइट जमीन पे नहीं जाती है। लेकिन गलती से भी कहीं से भी लाइट अगर गलती से भी कहीं से भी अंदर चली गई, या कुछ भी ऐसा सिचुएशन बन जाए कि कहीं से लाइट आ रही है, तो लाइट पार्टिकल से टकरा के पूरे जंगल में फैल जाती है। अब ये लाइट इससे टकराएगी, इससे टकरा टकरा के पूरे जंगल में फैल जाएगी। तो डेंस फॉरेस्ट में जो लाइट डेंस फॉरेस्ट में हम जो देख पाते हैं ना, ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, डेंस फॉरेस्ट में जो रोशनी होती है वो टिंडल इफेक्ट की वजह से ही होती है। और हेडलाइट, जो कार की हेडलाइट है, उसकी जो रोशनी फैलती है वो भी टिंडल इफेक्ट की वजह से ही होता है। तो दोनों बातों को आप लिख लो, एप्लीकेशन को मैं वर्ड्स में लिख देता हूं आगे, ठीक है ना। और एप्लीकेशन आपको बताते हैं ऐसी एक्स्ट्रा, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, ये भी टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है, ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो घने जंगल में जो हमें लाइट दिखाई देता है ना, वो टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है, क्योंकि लाइट ना फैल जाता है टकरा टकरा के, क्योंकि डायरेक्ट तो लाइट नीचे पहुंच नहीं सकती। तो टिंडल इफेक्ट की ये एप्लीकेशन थे, इसे नोट कर लो। तो हमने जाना कोलाइडल किसे कहते हैं, कोलाइडल जान लिया हमने, हेट्रोजीनियस होता है वो। फिर हमने जाना टिंडल इफेक्ट। देखो हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है, वेरी सिंपल, डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। ये बड़ा आसान है, बड़ा मस्त है। देखो देखिए फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरी दाढ़ी आ रही है, तो ये एक फिजिकल चेंज है, फिजिकल अपीयरेंस है, ऐसा मान लो आप, कि मतलब आपको ऊपर ऊपर से पता लग जाए। अब केमिकल चेंज क्या है कि भाई मान लो मेरा अंदर मेरा विटामिन डी बढ़ गया, मेरा विटामिन B12 बढ़ गया, तो मेरे अंदर से है, ऐसे पता नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा आपको। देखो तो लिखा है फिजिकल चेंज, इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंज में द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट चेंजेस। फिजिकल में केमिकल चेंज नहीं आएगा, फिजिकल में केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट चेंजेस। फिजिकल वाले चेंज में कभी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस चेंज हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे देखो आइस है तो ये H2O ही रहेगा। यहां कॉम्पोजिशन का मतलब होता है मिलावट, मिलावट, समझे, मिलावट। तो जो केमिकल मिलावट जो है, केमिकल मिलावट क्या है बताओ, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। द केमिकल मिलावट, केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल मिलावट है, जैसे कि आइस का मतलब क्या है, आइस का मतलब है पानी, पानी तो है आइस। बर्फ, बर्फ में H2O होता है, अगर हम बर्फ को वाटर बना देंगे तब भी वो H2O ही रहेगा, उसको स्टीम बना देंगे तब भी वो H2O ही रहेगा, यानी कि केमिकल चेंज नहीं होता है। तो फिजिकल चेंज में कभी केमिकल चेंज नहीं होता भैया, अगर वो पानी है तो पानी ही रहेगा, चाहे आप उसको आइस रखो, वाटर रखो, स्टीम रखो। देखो यहां पर हमने चेंज क्या कर दिया, पहले वो आइस था, अब वो वाटर हो गया, अब वो स्टीम हो गया, तो उसका फिजिकल चेंज हो रहा है, पर है तो अभी भी वो H2O, अभी भी वो H2O ही है, ठीक है ना। तो आप क्या चेंज कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं उसका फिजिकल अपीयरेंस, कि भैया वो पहले आइस था, अब पानी हो गया, भाप बन गया, पर है तो अभी भी H2O ही है। तो केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता उसका। मोस्ट चेंज आर रिवर्सिबल, हम इनको रिवर्स भी कर सकते हैं। देखो स्टीम से हम वाटर बना सकते हैं, वाटर से हम आइस बना सकते हैं, तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, केमिकल चेंज में क्या होता है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस चेंज। इसमें क्या, जैसे हमने कहा, देखो भैया हमने कहा, हमने जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट ये है, देखो पेपर, पेपर को जला दोगे तो एसएस बन जाएगा, वो पेपर को हमने जला दिया वो एस बन गया, राख बन गया। तो यहां पर पेपर की वो खत्म हो गई, यहां पर H2O ही है। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस चेंज हो जाता है। दूसरा, मोस्ट चेंजेस आर इरिवर्सिबल, आप उनको रिवर्स भी नहीं कर पाते कई बार। अब राख बन गया, राख को हम पेपर थोड़ी बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। फिर
नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ठीक है ना। एक केमिकल चेंज में, बात समझ पा रहे हो? अच्छा मैंने गलती करी है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। यहां पर मुझे लग रहा है कि हाँ गलती हुई है, यहाँ नो नहीं आएगा, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे ये वाला पढ़ाना था। देखिए फिजिकल चेंज में क्या होता है, जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, इसमें कोई नया नहीं बनने वाला है। कैसे? पानी H2O, 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 भैया पानी तो पानी ही है, इसमें कुछ नया नहीं बन जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, नो की जगह पर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। जैसे देखो हमने कहा पेपर से ग्राफ बन गया, अगर हम N2 प्लस 3H2 मिलाएंगे तो NH3 बन जाएगा, कार्बन में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो CO2 बन जाएगा। तो केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल चेंज में आपको नए प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई देंगे। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सारा प्यार, इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। एक टॉपिक और बात कर लेते हैं हम, अलॉय। भैया अलॉय तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ता। अलॉय होता क्या है, ये सब बच्चों को पता होता है बचपन से, ये 6-7 में पढ़ा देते हैं बच्चों को। देखिए जैसे मान लीजिए मैं ना सुनार हूं, मेरे पास गोल्ड है मेरे पास, लेकिन मैं ना लालची आदमी हूं, तो मैंने कहीं पर देखा था कॉपर, तो मैं क्या करूंगा, गोल्ड के अंदर थोड़ा सा कॉपर मिला दूंगा, दोनों को पिघला के मिला दूंगा, तो ये बन जाएगा गोल्ड प्लस कॉपर का एक मेटल बन गया, मेटल, गोल्ड प्लस कॉपर का एक मेटल, तो उसको बोलते हैं हम अलॉय। तो अलॉय क्या होता है बेटा? अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। तो हम क्या करते हैं बेटा, सिमिलर साइज के मेटल्स को मिला देते हैं और अलॉय बन जाता है। देखिए जैसे मैंने कहा भाई ये निकल है, निकल, इसमें मिला दूंगा मैं कोबाल्ट, निकल कोबाल्ट मिला के हमने एक बना दिया अलॉय। जैसे मान लो हमने आयरन ले लिया, आयरन में हमने निकल कोबाल्ट मिला दिया, चलो तो ये आयरन और कोबाल्ट का एक वो बन गया। तो इनको पिघला के मिलाते हैं, दो मेटल को पिघलाया और मिला दिया तो अलॉय बन जाता है। अच्छा अलॉय की अगर हम कुछ खास बातें करें तो ध्यान रखना, अलॉय के लिए हम खास बातें करें तो अलॉय की कुछ छोटी मोटी खास बात है। पहला क्या, ये बेसिकली छोटी छोटी बातें करते हैं, इनकी ना अभी आप शायद समझ नहीं पाओगे पर बोल देता हूं मैं। जो अलॉय होते हैं ना, अलॉय ये थोड़े से सख्त होते हैं, थोड़ा हार्ड होता है ये, पहले में तो हल्के से हार्ड होते थे, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट आपको मिलता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट मिलता है। दूसरा क्या, मतलब मेल्ट जल्दी नहीं होते, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान रखना छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं, अलॉय हमारे जल्दी मेल्ट नहीं होते। दूसरा इनमें है ना हाई रेजिस्टिविटी होता है, ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे करंट में, इनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं आपको, ये हम 10th में पढ़ेंगे। हाई रेजिस्टिविटी का मतलब है कि भाई रुकावट शक्ति बहुत ज्यादा होता है इनका, और अलॉयज में हाई रेजिस्टिविटी होता है और इसके अंदर लो करंट, इनमें करंट ना थोड़ा कम ही जाता है। तो ये अलॉय की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है जो आप ध्यान रखोगे तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉय। बाकी हम फ्यूचर में और अच्छे से पढ़ेंगे, ये हमारा हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉय। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना, मजा आ जाएगा, बहुत ही सिंपल।